फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो कक्षा 11th स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपको भूगोल यानी कि ज्योग्राफी टर्म टू सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर अंतिम वार आप अंतिम तैयारी कर लीजिए। इस बार कल यानी कि 14 तारीख को आपको क्या है, एग्ज़ाम है दोपहर 2 बजे से। तो अंतिम वार में अंतिम तैयारी कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखें। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया है कि अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसे मैं लेके आया हूँ इसमें। तो देखिए उत्तर, जब कोई मुख्य नदी अपने सहायक नदियों के साथ उस क्षेत्र विशेष के वर्षा जल को लेकर प्रवाहित होते हुए सागर में मिल जाती है, उसे क्या कहते हैं, उस पूरे क्षेत्र को उस नदी का अपवाह तंत्र या अपवाह द्रोणी कहा जाता है। नोट कीजिएगा, मतलब समझ गए ना। एक मुख्य नदी है, इसमें बहुत सारे सहायक नदी आके मिल जाते हैं उस वर्षा जल के लेकर इस नदी में, और ये कहाँ गिर जाती है, जाके समुद्र में मिल जाती है। उसी को क्या कहते हैं, इस पूरे क्षेत्र को अपवाह तंत्र या अपवाह द्रोणी कहते हैं। नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, बांगर क्या है। नदियों द्वारा बहा कर लाई गई पुराने मिट्टी को बांगर कहते हैं। नोट कीजिए, नदियों द्वारा बहा कर लाई गई पुराने मिट्टी, ठीक ना, पुराने मिट्टी को बांगर कहते हैं। और यहाँ पे रहता है, अगर नदियों द्वारा बहा कर लाई गई नए मिट्टी को क्या कहते हैं, तो खादर कहते हैं। याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होना दोनों में। अब तीसरा नंबर देखिए, भारत की अक्षांश एवं देशांतर विस्तार लिखें। उत्तर देखिए, भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक ना, कितनी 8 डिग्री 4 उत्तरी से मिनट 4 उत्तरी अक्षांश से कितना 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत का देशांतर विस्तार क्या है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चौथा नंबर देखिए, बायोम क्या है। देखिए उत्तर, पृथ्वी का वैसा भूभाग जहाँ के समस्त वनस्पतियों एवं जीव जंतु की विशेषताएं प्रायः एक समान होती है, उसे बायोम कहा जाता है। इसमें क्या होता है, पृथ्वी के वैसे भूभाग जहाँ के समस्त वनस्पतियाँ एवं जीव जंतुओं की विशेषताओं प्रायः एक समान होते हैं, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। नोट कीजिएगा। अब देखिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन, जैव मंडल से आपका क्या तात्पर्य है। उत्तर देखिए, पृथ्वी पर ऐसे परिवेश जहाँ पर जीवन पाया जाने की संभावना है, ऐसे मंडल को जैव मंडल कहते हैं, ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट कीजिए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पृथ्वी पर ऐसे परिवेश जहाँ पर जीवन संभव हो सकता है, उसे जैव मंडल कहते हैं, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, छठा नंबर का प्रश्न, नदियों के किन्हीं 5 महत्व को लिखें। उत्तर देखिए, नदियों के 5 महत्व निम्न हैं। मछली पालन, सबसे पहला नंबर में लिखिएगा मछली पालन। दूसरा नंबर लिखिएगा पेयजल की आपूर्ति, ठीक ना, पीने वाले पानी भी मिलते हैं उससे, नदियों से। तीसरा नंबर देखिए सभ्यता का विकास। चौथा नंबर देखिए सिंचाई की सुविधा। पाँचवा नंबर देखिए जल विद्युत का उत्पादन, यानी कि इसमें जल विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है, और सिंचाई में भी बहुत सुविधा होता है, ठीक ना। नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवां नंबर का प्रश्न देखिए, बांगर एवं खादर में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर देखिए, बांगर एवं खादर में अंतर निम्न है। बांगर एक तरफ बनाइएगा कॉलम, एक तरफ खादर। इसमें लिखिएगा यह पुराना जलोढ़ मृदा है, ये क्या है, पुराना जलोढ़ मृदा है, यह नया जलोढ़ मृदा है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, प्रतिवर्ष लाया गया मिट्टी को, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को खादर कहते हैं। और ये क्या होता है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, ठीक ना। इसमें पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है, इसमें नया जलोढ़ मिट्टी होता है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर देखिए, यह कम उपजाऊ होता है।
जाहिर सी बात है, पुराना मिट्टी होगा, 2-3 साल पुराना का क्या होगा, इसमें कम उपजाऊ होगा, ऊर्जा शक्ति कम हो जाएगी उसकी। और इसमें क्या होगा, उत्पादन ऊर्जा शक्ति बहुत ही ज़्यादा होगा। देखिए यह अधिक उपजाऊ होता है। तो नया नया जो मिट्टी आता है प्रत्येक वर्ष उसको क्या होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खेती की जा सकती है और उसका मिट्टी ज़्यादा उपज होता है। नोट कीजिएगा। 8वां नंबर देखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल चक्र क्या है, चित्र सहित समझाइए। उत्तर देखिए, हम जानते हैं कि पृथ्वी में 3 भाग पर जल एवं 1 भाग स्थल है। आप तो जानते ही हैं कि पृथ्वी में क्या है, 3 भाग पर जल है और 1 भाग पर स्थल है। और यह जल समुद्रों, नदियों, झीलों और खेतों में है, ठीक ना। और ये जल कहाँ है, समुद्रों में है, नदियों में है, झीलों में है और खेतों में है। जब सूर्य का प्रकाश इस जल पर पड़ता है तो जल वाष्प होकर ऊपर की ओर उड़ता है। क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है जल पे तो वाष्प होकर कहाँ उड़ता है, ऊपर की ओर उड़ जाता है। फिर जब यह वाष्प संघनन होकर ठंडे हो जाते हैं और बादल का रूप ले लेते हैं। क्या हो जाते हैं, ये वाष्प ठंडे होकर संघनन होकर ठंडे हो जाते हैं तो बादल का रूप ले लेते हैं, जिससे वर्षा होती है और वह जल फिर से हमारे पृथ्वी पर वापस आ जाती है। यानी कि फिर से क्या होता है, धरती पर पानी वापस आ जाती है वर्षा के रूप में, जिससे जल चक्र कहते हैं। जिससे क्या कहते हैं, जल चक्र कहा जाता है। यह प्रक्रिया चलते रहती है, यह प्रक्रिया क्या होता है, हमेशा चलती रहती है, जिससे हमें पानी हमेशा मिलता रहता है। नोट कीजिएगा। अब इसको चित्र के द्वारा चलिए बता देते हैं हम, सचित्र वर्णन करें, क्वेश्चन में आगे कहा है। तो ये देखिए चित्र हमने बना दिए हैं आप लोग के लिए, समझ लीजिए और बढ़िया से समझ लीजिए ताकि कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया आ जाए। देखिए ये नदी है, ठीक ना, ये समुद्र में मिल गया देखिए आके, ठीक ना। इसमें सूर्य की रोशनी आ रही है देखिए इधर से, और ये क्या हो जा रहा है, वाष्पीकरण, भाप उड़ के कहाँ जा रहा है, देखिए वाष्पीकरण होके ऊपर की ओर जा रहा है। और यहाँ पे क्या, संघनन होके ठंडे होकर क्या हो जाते हैं, बादल के रूप बन जाते हैं। देखिए सब हम लोग दिखा दिए हैं बहुत ही स्पष्ट भाषा में। देखिए फिर से क्या होता है, बादल जब क्या होता है, फिर से बादल से क्या होता है, वर्षा होने लगती है। देखिए इस साइड हम लोग दर्शा दिए हैं, बादल से वर्षा हो गई, फिर नदी के द्वारा फिर कहाँ, समुद्र में चल गई। ये प्रक्रिया क्या होता है, निरंतर चलते रहता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जल चक्र, ठीक ना। पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जल चक्र, याद रखिएगा। इसी को आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। इस तरह बना दीजिएगा आप भी, सूर्य दिखा दीजिएगा, यहाँ से वाष्पीकरण हो रहा है, ऊपर की ओर संघनन बन रहा है, बादल हो बन के फिर क्या, धरती पर वर्षा आ जाती है। नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9वां नंबर देखिए, उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम लिखें। तो उत्तर देखिए, पृथ्वी पर मौजूद ऐसा भूभाग जो किसी महाद्वीप का हिस्सा होते हुए भी प्राकृतिक रूप से उससे अलग प्रतीत होता है, उपमहाद्वीप कहते हैं। नोट कीजिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश के नाम निम्न हैं। जैसे डैश दीजिएगा, लिखिएगा अफगानिस्तान, दूसरा में पाकिस्तान, तीसरा में लिखिएगा बांग्लादेश, चौथा में लिखिएगा श्रीलंका, पांचवा में लिखिएगा नेपाल, छठा में लिखिएगा भूटान, सातवां में लिखिएगा म्यांमार, वर्मा, ठीक ना, वर्मा है यानी कि इसका भी नाम क्या हो गया है, बदल गया है, म्यांमार लिखिएगा, ठीक ना, नोट कीजिएगा। और 8वां लिखिएगा हिंदुस्तान, ठीक ना, बर्मा भी लिखिएगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन म्यांमार लिख दीजिएगा, अभी नया नाम या फिर नया देश के नाम से जाना जाता है म्यांमार ही, ठीक ना। नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां नंबर देखिए, भारतीय मानसून की 3 विशेषताओं को लिखें। उत्तर देखिए, भारतीय मानसून की 3 विशेषताएं निम्न हैं, दस दीजिएगा। पहला नंबर में लिखिएगा, भारत में मानसून अनिश्चित होता है। भारत में क्या होता है, मानसून अनिश्चित होता है। दूसरा नंबर में लिखिएगा, मानसून में भारत के सभी भागों में एक समान वर्षा नहीं होता। और क्या होता है, भारत के सभी भागों में मानसून एक समान वर्षा नहीं होता है। नोट कीजिएगा। 3वां नंबर में लिखिएगा, भारतीय मानसून में आर्द्रता की कमी होती है। जो भारत की जो मानसून होती है उसमें क्या होती है, आर्द्रता की कमी होती है। नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आगे का प्रश्न 11वां नंबर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के ये क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं आपको। देखिए, महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। जो महासागर है उसमें लवणता जो होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक को आपको वर्णन करने को कह रहा है। देखिए उत्तर देखिए,
महासागरीय लवणता लिख के रख दीजिएगा। सागरीय जल की भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। क्या क्या किसको किसको कहते हैं देख लीजिए, समझ लीजिए बढ़िया से। सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। जितना जो सागरीय का जल है उसका भार और जिसमें घुले हुए जितने पदार्थ होते हैं उसका भार को क्या कहते हैं, सागरीय लवणता कहते हैं, के अनुपात को, ठीक ना। सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में उपस्थित लवणता की मात्रा परसेंट यानी कि परसेंट के रूप में दर्शाता है। जैसे 30% का अर्थ है 30 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में, नोट कीजिएगा। आगे देखिएगा इसमें, और महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। क्या क्या है देखिए, तापमान, वाष्पीकरण की दर, ठीक ना, वर्षा की मात्रा, नदियों का गिरना, बर्फ़ का पिघलना, समुद्री जलधाराएं, पवने, ठीक ना, पवन यानी कि ने भी डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 1 नंबर में लिखिएगा, महासागरों की सतह के जल की लवणता मुख्यतः वाष्पीकरण एवं वर्षण पर निर्भर करती है। और दूसरा पॉइंट लिखिएगा, तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की लवणता नदियों के द्वारा लाई गई ताजे जल के द्वारा तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ़ के जमने एवं पिघलने की क्रिया से संबंधित सबसे अधिक प्रभावित होती है। नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए 12वां नंबर का प्रश्न, चूनायुक्त चट्टानी प्रदेशों में धरातलीय जल की प्रवाह की अपेक्षा भौम जल प्रवाह अधिक पाया जाता है, क्यों? तो देखिए उत्तर देखिए, भौम जल का कार्य सभी प्रकार की चट्टानों में नहीं देखा जा सकता है, ठीक ना। जो भौम जल का जो कार्य होता है वो क्या है, सभी प्रकार के चट्टानों में नहीं देखा जा सकता है। ऐसी चट्टानों जैसे चूना पत्थर या डोल्टामाइट जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है, वहाँ पर इसकी मात्रा अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा चूना पत्थर घुल जाते हैं और उस स्थान पर भौम जल जमा हो जाती है, ठीक ना। इसलिए चूना युक्त चट्टानी प्रदेशों में धरातलीय जल प्रवाह की अपेक्षा भौम जल का प्रभाव पाया जाता है। नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13वां नंबर का क्वेश्चन देखिए आगे, वे कौन से कारक हैं जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करता है? कौन कौन से कारक है जो पृथ्वी के तापमान को के वितरण को जो प्रभावित करता है उसको आपको लिखने को कह रहा है। तो देखिए, चलिए उत्तर देखिए, वे कारक निम्न हैं जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं, लिख दीजिएगा। सबसे पहले लिखिएगा अक्षांश। क्या लिखिएगा, अक्षांश। अप्रैल से जून तक उत्तरी गोलार्ध में तथा दिसंबर से मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में सूर्यताप अधिक रहता है तथा सितंबर में मार्च महीने में विषुवत रेखा पर सूर्यताप अधिक रहता है। कब कब रहता है अधिक, देखिए अप्रैल से जून तक की उत्तरी गोलार्ध, दिसंबर में मार्च तक गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, सूर्यताप अधिक होता है। और इसमें होता है सितंबर में मार्च महीने में विषुवत रेखा पर सूर्यताप अधिक होता है। नोट कीजिएगा, 2 बार होता है। दूसरा नंबर में लिखिएगा ऊंचाई। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। इसलिए पर्वतीय भागों की अपेक्षा मैदानी भागों में तापमान अधिक मिलता है। नोट कीजिएगा, कितने, 165 मीटर की ऊंचाई पर अगर जाइएगा आप तो ये क्या होगा, 1 सेंटीडिग्री तापमान घट जाता है। नोट कीजिएगा। 3वां नंबर में लिखिएगा, यानी कि 3वां पॉइंट्स, स्थल व जल। इसमें लिखिएगा जलीय भागों की अपेक्षा स्थल भागों में सूर्यताप अधिक देखने को मिलता है। क्या लिखिएगा, जो जलीय भाग होते हैं उसमें क्या होते हैं, स्थल भाग में सूर्यताप अधिक देखने को मिलता है। नोट कीजिए। 4था पॉइंट लिखिएगा प्रचलित पवने, डैश लिख दीजिएगा, लिखिएगा प्रचलित पवने अपने क्षेत्रों में तापमान दशाओं को प्रभावित करता है। किसको किसको, प्रचलित पवने तापमान को प्रभावित करता है, तापमान की दिशाओं को प्रभावित करता है, ठीक ना। नोट कीजिए, या दशाओं, ठीक ना, जो है नोट कर लीजिए इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दशाओं लिखिएगा। हाँ, 5वां नंबर देखिए, महासागरीय धाराएं गर्म धाराएं
समवर्ती ठंडे स्थल भाग का तापमान बढ़ जाती है और ठंडी धाराएं समवर्ती गर्म स्थल भाग का तापमान घटा देती है। नोट कीजिए, बहुत ही सरल भाषा में हमने आपको सारे प्रश्न लिखा दिए, बहुत ही VVI है, ये भी 5 नंबर वाले प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो चलिए, आज हमने बहुत ही अंतिम बार में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सरल भाषा में आज हमने आपको बता दिए। जल्दी से जल्दी फटाफट इस सारे प्रश्नों को लिख कर फटाफट तुरंत याद कर लीजिए, क्योंकि ये कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए, एग्ज़ाम के लिए सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट। बढ़िया से आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन की आप सभी को तैयारी करवाए हैं, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और बढ़िया मार्क्स से सभी कोई पास हो जाइए। इस तरह के और भी क्वेश्चन को पाने के लिए या फिर आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करवाई जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।